हेलो स्टूडेंट। तो आज मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो नीट जेई के लिए रहता है और सबसे ज़्यादा इसमें स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम भी रहती है, वो है एसएचएम। ओके। एसएचएम एसएचएम में जो प्रॉब्लम रहती है, ठीक है, मेरे पास बहुत बार कॉल आए स्टूडेंट्स के और कमेंट्स मुझे मिलते रहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो रहती है कि सर एसएचएम की जो इक्वेशन लिखते हैं सर, इक्वेशन ये कैसे लिखते हैं सर। ठीक है। कभी बार सबसे ज़्यादा डाउट ये रहता है कि सर कि इस एसएचएम की इक्वेशन को वाई के फॉर्म में लिख देते हैं इस तरीके से, ठीक है, इसको लिख देते हैं एक्स के फॉर्म में भी लिख देते हैं। तो सर कौन सी वाली हम यूज करें? ये बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा डाउट होता है कि अगर हम वाई के फॉर्म में यूज कर रहे थे, कभी बार एक्स के फॉर्म में इक्वेशन आपको क्वेश्चन में मिल जाती है, लेकिन हम अप्लाई कर देते हैं वाई के फॉर्म में, जिससे हमारे क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाते हैं। ठीक है। तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाली होती है। तो सबसे पहले अपन कुछ बात करते हैं एसएचएम की। एसएचएम, अच्छा एसएचएम है क्या? एसएचएम क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकल जो है अपने मोशन को एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रिपीट करता है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने मोशन को रिपीट करें, ठीक है। तो ये तो होता है एसएचएम। अच्छा, एसएचएम में जो ये पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपने वैल्यू को अगर रिपीट करता है, ठीक है, उनको उन फंक्शंस, वो जो फंक्शंस होते हैं, उन फंक्शंस को हम कहते हैं पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं इसको। पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं इसको। मैं पहले यहाँ पे केवल बेसिक से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ पीरियोडिक फंक्शन से। अच्छा, पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? जैसे मान लो कि ये अपने पास में एक टाइम का फंक्शन है एफ टी इक्वल टू साइन ओमेगा टी, ये है। ओके। तो ये जो फंक्शन है, ये एक पीरियोडिक फंक्शन है। अच्छा, ये जो है एफ टी इक्वल टू, हम इसको ऐसे लिखे कॉस ओमेगा टी। तो ये भी क्या होता है? अपने आप में एक पीरियोडिक फंक्शन होता है। पीरियोडिक फंक्शन का मीन्स ये होता है कि जो फंक्शन अपने एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में अपनी वैल्यू को वापस से रिपीट कर लेता है, उसको हम बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है। जैसे मान लो कि ये एफ टी है, मान लो कि कुछ टाइम यहाँ पर स्पेंड हुआ, ठीक है, कैपिटल टी टाइम स्पेंड हुआ, तो इस टाइम के बाद में इसका जो पीरियोडिक फंक्शन की जो ये वैल्यू होगी, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैं इसको ऐसे लिखूँ एफ टी प्लस कैपिटल टी, ये वाला फंक्शन अब ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस कैपिटल टी। अच्छा, ओमेगा जो होता है इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर हम बोलते हैं इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन टी। टी यहाँ पर क्या होता है? पीरियोडिक टाइम, ठीक है, टाइम ऑफ पीरियड। तो ये होता है टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन, ठीक है, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, मतलब ओमेगा टी इस तरीके से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये वैल्यू जो है, इसको तो मैं ओमेगा टी लिख देता हूँ, लेकिन यहाँ पर ये वैल्यू क्या बन जाएगी? ओनली 2 पाई बन जाएगी। ओके। एफ टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन, ओके, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई प्लस ओमेगा टी। अब अपन जानते हैं साइन 2 पाई प्लस ओमेगा टी जो है ये, अच्छा ये किस में आता है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। अच्छा, 2 पाई प्लस ओमेगा टी, अच्छा ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सॉरी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। भाई ये वैल्यू 0 और 2 पाई के लिए होगी ना, यहाँ से 0, फिर ये 90 डिग्री के लिए होता है, फिर ये 180 डिग्री, फिर ये 270 डिग्री, इस तरीके से। ओके। फिर ये वापस इसी में आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अपन जानते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अच्छा 2 पाई के लिए वैल्यू चेंज होती नहीं है, साइन थीटा कोस थीटा ये एज इट इज रहते हैं, ठीक है। और साइन भी इनका कैसे रहता है? वही रहता है। तो साइन थीटा, साइन 2 पाई प्लस थीटा, ये इक्वल होता है साइन थीटा के। तो हम लिख सकते हैं टी प्लस कैपिटल टी इक्वल टू साइन थीटा, मीन्स यहाँ पर क्या है? ओमेगा टी। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसकी वैल्यू वापस से क्या मिल रही है? साइन ओमेगा टी मिल रही है, मतलब इसने वापस से अपनी वैल्यू को क्या कर लिया? रिपीट कर लिया। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। और यही होता है एसएचएम में होता है। तो कहने का मीन्स ये है कि एसएचएम की जो इक्वेशन है हम पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं,
ठीक है। तो बहुत ही जनरल तरीके से देखते हैं इसको। तो एक जनरल तरीके से इसकी जो इक्वेशन है उसको हम ऐसे लिखेंगे भैया। देखो, जनरल इक्वेशन में जो इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, हालांकि लिखने में y के फॉर्म में लिखते हैं, y इक्वल टू, यहाँ पर मैंने लिखा a साइन ओमेगा टी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। ये मैं भी बताऊंगा आपको, पूरा इसको क्लियर करवा दूंगा। कहीं कहीं इसको x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी भी मिलेगा। जब y इक्वल टू मैं a साइन ओमेगा टी लिख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लिखना चाहिए x इक्वल टू a कोस ओमेगा टी लिखना चाहिए फिर। ठीक है, और जब मैं x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी लिख रहा हूँ तो मुझे लिखना चाहिए y इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ये कैसे लिख रहे हैं सर, आप ये पूछोगे अब। तो ये सभी ही तुम्हें यहाँ पर तुम्हारे डाउट जो है वो क्लियर करवाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम कुछ पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं। अच्छा, ये साइन ओमेगा टी जो था ये तो था पीरियोडिक फंक्शन, ये तो था पीरियोडिक फंक्शन, ये वाला ही तो था पीरियोडिक फंक्शन। अच्छा, इसका जो ये कोफिशिएंट हमें जो मिलता है यहाँ पर, ठीक है, ये कोफिशिएंट, ये अच्छा, ये वाई एक्स ये चीज क्या है, ये है उस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट भी कौन सा है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा ये। ठीक है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है ये। क्यों भाई इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट इस टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, और इस डिस्प्लेसमेंट की ये है पीक वैल्यू। ठीक है, और इस पीक वैल्यू को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कहते हैं हम इसको। ओके, तो ये एम्पलीट्यूड है, ये एम्पलीट्यूड, इस तरीके से ये ध्यान रखना है आपको। ओके, तो कहने का मतलब है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, एज यहाँ पर ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मतलब पीक वैल्यू है, एम्पलीट्यूड है, इतना तो आप जानते होंगे बेसिक चीजें। ठीक है, ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है, और ओमेगा की वैल्यू हम जनरली क्या लिखते हैं, 2 पाई डिवाइड बाई कैपिटल टी। टी यहाँ पर होता है टाइम ऑफ पीरियड। ठीक है, मतलब पीरियडिक टाइम। अच्छा, तो इस कैपिटल टी जो है इसका मीन्स क्या है पहले अपन, अच्छा इसका अगर आपको वेव फॉर्म बनाना हो, अच्छा इसका एक वेव फॉर्म होता है, ठीक है, साइन ओमेगा टी के लिए, जिसको हम साइन कर्व बोलते हैं। ठीक है, और ये साइन कर्व कुछ ऐसा होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, जब आप इसका कर्व बनाते हो, ठीक है, किस टाइम के लिए, जैसे टी इक्वल टू जीरो के लिए बनाओगे तो इसकी वैल्यू जीरो मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर होता है टी बाई फोर होता है। ठीक है, ये कुछ चीज़ें मालूम होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें होती है। ठीक है, टी बाई फोर होता है, तो टी बाई फोर के लिए इसकी वैल्यू हमें मैक्सिमम मिलेगी। टी इक्वल टू फिर आएगा टी बाई टू, इसके लिए वापस से इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, है ना, इस वाले फंक्शन की बात कर रहा हूँ मैं ओनली। ठीक है, ये है साइन कर्व। टी इक्वल टू जब थ्री टी बाई फोर होगा, अच्छा इसमें जो इंटरवल चल रहा है वो टी बाई फोर का है, तो थ्री टी बाई फोर हो जाएगा। थ्री टी बाई फोर के लिए इसकी वैल्यू जो है माइनस ए हो जाएगी। अच्छा, इसके लिए जीरो, इसके लिए ए पॉजिटिव में, इसके लिए अगेन जीरो, इसके लिए माइनस ए हो जाएगी वैल्यू। ठीक है, और वापस से जैसे ये टी इक्वल टू कैपिटल टी पर पहुंचेगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके, इसकी वैल्यू हो जाएगी जीरो। अच्छा, तो इसकी इक्वेशन लिखना जो है वो हम यहाँ पर सीख रहे हैं। अब देखो, ये तो तुम्हें समझ में आ गया कि साइन वेव फॉर्म जो है उसकी ये कैसे बनेगी वाई के लिए। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर एक्स जो है इसके लिए इसकी वेव फॉर्म कैसे बनेगी, मतलब कोस ओमेगा टी होता है तो इसको बोलते हैं हम कोसाइन वेव फॉर्म बोलते हैं इसको। ओके, जब आप इसके लिए कोसाइन वेव फॉर्म ड्रॉ करोगे इसी टाइम के लिए, इन्हीं टाइम के लिए, तो वो कुछ इस तरीके से आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट यहाँ पर है इक्वेशन को लिखना, कि अपन इक्वेशन यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एस एच एम, तो इसके लिए एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं फेजर मेथड बोलते हैं, फेजर मेथड, ये वाला मेथड होता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पर बात आनी चाहिए कि सर ये फेजर होता क्या है, हम इस फेजर, है ना, फेजर मेथड तो होता है, चलिए ठीक है, लेकिन सर ये फेजर होता क्या है। फेजर का मतलब होता है एक पोजीशन वेक्टर होता है। ठीक है, एक क्या होता है,
पोजीशन वेक्टर। अब पोजीशन वेक्टर तो अपन जानते हैं, वेक्टर पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर ये पोजीशन वेक्टर जो है वो एक एक्सिस के अलोंग या एक्सिस के अराउंड जो है वो रोटेट करता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर क्या करता है, अगर रोटेट करता है, रोटेशन में होता है, ठीक है। तो ये एक सर्कुलर जैसा एक क्या बोले कर्व ड्रॉ कर लेता है, उसी को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। अच्छा, इसी को हम बोलते हैं यहाँ पर, इस पोजीशन वेक्टर को हम बोलते हैं फेजर। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। जो पोजीशन वेक्टर होता है, ठीक है, जो रोटेशनल जो पोजीशन वेक्टर होता है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पर फेजर बोलते हैं। ओके, तो जैसे हम यहाँ पर इसका फेजर डायग्राम इसका ड्रॉ करके देखते हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम से इसको मैं क्लियर करता हूँ। मान लीजिए कि ये अपने पास में कुछ कोऑर्डिनेट है, ओके, ये है x, ये है y, ओके, ये माइनस एक्स और ये है माइनस वाई। ओके, तो ये मान लीजिए कि ये कोई पोजीशन वेक्टर है, किसी भी पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है, ठीक है। मैं अभी केवल फेजर को बता रहा हूँ, फिर अपन इक्वेशंस कैसे लिखते हैं वो अपन समझ लेंगे। वो कैसे भी रोटेट कर सकता है, ये इधर रोटेट कर सकता है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकता है, और ये क्लॉकवाइज भी रोटेट कर सकता है। मान लीजिए ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, तो इस तरीके से इसका पाथ ड्रॉ हो जाएगा, सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो इस सर्कुलर पाथ को हम बोलते हैं फेजर डायग्राम। और इस पोजीशन वेक्टर को जो हम कोई एंगल से रोटेट कर रहा होता है, ठीक है, ओमेगा टी से, ठीक है। ओमेगा इसकी क्या हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, तो इसी को हम बोलते हैं फेजर। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, फेजर बोलते हैं। और ये पूरा जो कर्व होता है इस तरीके का, ठीक है, सर्कुलर फॉर्म में, इसको हम बोलते हैं फेजर डायग्राम बोलते हैं। ओके, अब देखिए आगे, नेक्स्ट आगे लेते हैं फेजर डायग्राम को। फेजर डायग्राम की हेल्प से अपन समझेंगे अब यहाँ पर इक्वेशंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक कर्व ले लेता हूँ, अच्छा, एक सर्कुलर ले लेता हूँ, ठीक है, और ये हम ड्रॉ कर लेते हैं इस जगह यहाँ पर। ओके, तो ये तो है अपने लिए क्या, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ओके, ये दैट इज माइनस वाई, और ये है माइनस एक्स। अब ध्यान से समझने वाली बात है, मान लीजिए कि कोई पोजीशन वेक्टर है इनिशियली यहाँ पर, ध्यान से समझना, यहाँ पर है, ठीक है। अच्छा, इसमें दो टर्म आपको मालूम होने चाहिए। मैं आपको कुछ टर्म और बता रहा हूँ जिसमें भी बहुत ज़्यादा डाउट रहता है स्टूडेंट्स के। एक होता है फेज एंगल, फेज एंगल, ओके। एक होता है इनिशियल फेज, इनिशियल फेज। इन दोनों में बहुत डाउट रहता है स्टूडेंट को। अच्छा, फेज एंगल का मतलब क्या होता है, जो हम इक्वेशन लिखते हैं एक्चुअली, देखो इसकी जो इक्वेशन है वो इस तरीके से हम लिखेंगे, जैसे y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसके साथ में प्लस में कोई थीटा वगैरह कुछ भी हो, ठीक है, ये मैंने कहा फाइंड नोट। तो ये इतना जो एंगल, इतना ये जो वाला एंगल है इस साइन के साथ में, इसको तो हम बोलते हैं फेज एंगल। फेज एंगल, फेज एंगल का मीन्स होता है कि इस पार्टिकल की उसकी ओरिजिन पॉइंट, जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन होती है, उसके रेस्पेक्ट में जो पोजीशन, उसी को हम बोलते हैं, ठीक। अच्छा, तो t इक्वल टू 0 पर जो पोजीशन होती है कोई भी पार्टिकल की विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, उसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज बोलते हैं उसको, ठीक है। ये होता है इनिशियल फेज। ये वाला जो फाइन नोट होता है ये इनिशियल फेज को शो करता है, ठीक है। अब वो पार्टिकल किसी भी टाइम पर कहाँ पर भी हो सकता है, तो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में जो उसकी पोजीशन होगी उसको हम कोई एंगल से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फेज एंगल, ठीक है। ये होता है फेज एंगल, ओके। और ये पूरा कंप्लीट है फेज एंगल। इसमें ये फाइन नोट क्या है, इनिशियल फेज, ये होता है इनिशियल फेज, ओके। ये अभी कुछ न्यूमेरिकल वगैरह जब हम सोल्व करेंगे तब ये अच्छे से क्लियर होगा। अच्छा, अभी मैं इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें, तो मैं एक बार इसको पूरे को इरेज कर देता हूँ ताकि हम अच्छे से इक्वेशंस को लिख सकें। ओके, चलिए भाई देखते हैं, ध्यान से समझना भाई। इतना अच्छा मटेरियल आपको मेरे हिसाब से कहीं पैसे देकर भी नहीं मिलेगा,
देखो मान लीजिए कि पार्टिकल यहाँ पर है अभी, ठीक है, यही था। तो ये इसकी इसके रेस्पेक्ट में ये मान लो कि ये है इसका इनिशियल फेज, दैट इज फाइव नोट। यहाँ पर है अभी ये पार्टिकल इस जगह है, इसकी पोजीशन वेक्टर हो गई यहाँ पर। और ये फिर रोटेट करता है भाई, ये क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है। और रोटेट करके, अच्छा ये रोटेशन इसका कौन सा ले रहे हैं अपन, एंटी क्लॉकवाइज। मान लो ये कुछ टाइम बाद में यहाँ पहुंचता है। अच्छा ये तो है t इक्वल टू जीरो टाइम पर यहाँ पर था, और ये है आफ्टर टी टाइम, ठीक है। जब t इक्वल टू जीरो टाइम पर है तो इस एक्स एक्सिस के रेस्पेक्ट में जो ये एंगल यहाँ पर ये ड्रॉ कर रहा है ये वाला, ठीक है, जस्ट एंगल, इसी को हम बोलते हैं, इसका इनिशियल फेज बोलते हैं, ओके। अब ये रोटेट यहाँ से करना स्टार्ट किया ना, इस जगह से करना स्टार्ट किया, इस जगह से करना स्टार्ट किया है, तो ये वाला इतना जो एंगल इसने रोटेट किया, ये इसका क्या हो गया, फेज हो गया ना। ये तो था फाइव नॉट, तो फेज, इनिशियल फेज। और ये इतना यहाँ से यहाँ तक का रोटेट किया, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, है ना, रोटेशनल एंगल हो जाएगा ये। और इसको हम क्या बोलेंगे, ओमेगा टी। इसको हम क्या कहेंगे, ओमेगा टी। इतना समझ में आ गया होगा, ओके। तो मैं एक बार इस चीज़ को इरेज करता हूँ, क्योंकि मुझे जगह चाहिए, थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है। ये इतना एंगल जो है ये क्या है, ओमेगा टी है, ओके। तो ये इतना एंगल जो बचा, ओनली इतना जो एंगल बचा, ओके, तो ये कितना होगा। तो आप बोलोगे सर ये ओमेगा टी माइनस फाइव नोट हो जाएगा सर, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। इस एंगल को हम क्या कहेंगे, ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। तो ये इसका क्या है, फेज एंगल। ओमेगा टी माइनस फाइव नोट ये जो हमें मिला, ठीक है, दैट इज फेज एंगल, ये इसका फेज एंगल है, ओके। और ये फाइव नोट इसका क्या था, इनिशियल फेज था। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी इजीली इक्वेशन लिख सकते हैं। अच्छा इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अब देखो इसको समझना भाई। अगर मैं इसके यहाँ से इस y एक्सिस पर देखो, ये एंगल है अपने लिए क्या, थीटा, है ना। थोड़ा सा वेक्टर का नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। देखो अपन जानते हैं, जैसे मान लो कि ये है, इस तरीके से इसकी पोजीशन है, ठीक है। ये वाला एंगल मिला अपन को, ओमेगा टी माइनस फाइव नोट मिला अपन को, यही एंगल मिला है। अगर मैं इससे वाई एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ और ये एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करूँ, ठीक है। तो ये वाली वेक्टर वैल्यू, अच्छा ये अगर ए है, ये अगर क्या है, ए है, क्योंकि इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ए ही तो होगा। अगर ये ए है तो ये इतनी वैल्यू जो है ये क्या हो जाएगी, ऑब्वियसली आप बोलोगे सर ये होगी ए साइन थीटा होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। तो ये इतनी इसकी ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कोस ओमेगा टी माइनस फाइव नोट, ठीक है। तो ये तो है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये है किसके, वाई एक्सिस के अलोंग। तो ये तो हो गया वाई के इक्वल, और ये हो गया किसके, एक्स के इक्वल, ओके। तो यहाँ पर ये हमें क्या मिल गई, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। मतलब वाई इक्वल टू क्या हो गया, ए साइन ओमेगा टी माइनस फाइव नोट, ओके। और क्या हो गया, एक्स इक्वल टू ए कोस ओमेगा टी माइनस फाइव नोट, ये हो गया। अच्छा ये कब है, अच्छा आप ऐसे मत सोच लेना कि ये फिक्स इक्वेशन है। ऐसा जब मेन डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जो है वो बहुत सारी हो सकती है, किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आपका इनिशियल फेज क्या है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पर तुम्हें इनिशियल फेज को समझाया मैंने पहले। तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज ये रोटेट कर रहा है, अच्छा ये क्लॉकवाइज रोटेट भी कर सकता है, क्लॉकवाइज रोटेट करे तो हम और कुछ एंगल ले सकते हैं, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग इनकी इक्वेशन कैसे भी लिख सकते हो आप इनकी, ठीक है। अच्छा जैसे ये ओमेगा टी माइनस फाइव नोट लिया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। तो उसके टर्म में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये वाला एंगल अपना जो है फेज एंगल हमें कितना मिला, ओमेगा टी माइनस फाइव नोट। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देख लीजिए कि जब ये यहाँ पर था तब इसकी इनिशियल पोजिशन टी इक्वल टू जीरो पर ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो ये है क्या, फाइव नोट हो गई। अब ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज हमने इसको रोटेट करवाया, टी टाइम बाद में ये यहाँ पर पहुंचा, इस जगह पहुंचा, ठीक है। तो इसने कितना एंगल रोटेट किया, ओमेगा टी रोटेट किया, तो ये वाला एंगल इसका कितना बचा, ओमेगा टी माइनस फाइव नोट, दैट इज फेज एंगल, ठीक है। कितने एंगल से ये इसने रोटेट कर गया होगा, है ना, विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। मैंने ओरिजिन के रेस्पेक्ट में कहा था फेज एंगल के लिए, ठीक है, ओके।
तो ये हमें इसकी इक्वेशंस मिली। फिर मैंने इसको वेक्टर फॉर्म में इसको ड्रॉ करके दिखाया कि ये एंगल अगर थीटा है तो ये वाला क्या होगा, ये कंपोनेंट अपन रेजुलेशन ऑफ द कंपोनेंट पढ़ते हैं, ठीक है, वो वाला मेथड मैंने अप्लाई किया है यहाँ पर, ठीक है, मैंने इसके कंपोनेंट लिख दिए, ठीक है, वाई के अलोंग और एक्स के अलोंग ओनली, ठीक है, और यही क्या होती है इसकी एसएचएम इक्वेशन हो जाएगी। अच्छा, एक और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ इसके लिए। देखो, मान लीजिए कि ये वही वहाँ पर अपन फेजर डायग्राम इसका शो कर लेते हैं एक बार। ओके, तो ये है x और ये क्या था y, तो ये क्या था -y। ओके, अब मान लीजिए कि अब ये है यहाँ पर इनिशियली, मान लीजिए कि ये इनिशियली यहाँ पर है, ठीक है, t इक्वल टू 0 पर। तो आप बोलोगे सर ये फाइन नोट हो गया, फिर तो ये इसका क्या हो गया, इनिशियल फेज हो गया ना। अब मान लीजिए कि t टाइम बाद में ये वही एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, ठीक है, t टाइम बाद में ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके यहाँ पर पहुंचा, ये टी टाइम बाद में, तो रोटेट तो इसने यहाँ से किया होगा ना इतना, दैट इज ओमेगा टी। ओके, दैट इज ओमेगा टी। तो ये पूरा एंगल ये कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये हो गया ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ओके, तो ये ओमेगा टी प्लस फाइव नोट किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में है, तो ऑब्वियसली ये इसका क्या हो जाएगा, फेज एंगल, ठीक है। तब इसकी इक्वेशन अगर हम लिखें, तब इसकी अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, आप बोलोगे सर y इक्वल टू, अब इक्वेशन होगी इसकी a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट, ठीक है, और x के फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगी a कोस ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। सही बात है ना। तो आप किसके फॉर्म में लिख रहे हो भाई, y के फॉर्म में लिख रहे हो, x के फॉर्म में लिख रहे हो, कैसे रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, तो इस तरीके से हमने इसको लिखना सीखा, ओनली मैंने अभी लिखना बताया है कि किस तरीके से हम एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है। अभी मैं तुम्हें यहाँ पर समझाऊंगा कि किस तरीके से हम यहाँ पर फेज एंगल को फाइंड कर सकते हैं, इनिशियल फेज को हम फाइंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया कि कोई भी पर्टिकुलर टाइम पे एसएचएम के लिए डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन फिक्स नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर तुम्हें बता रहा हूँ क्या, मेथड ऑफ इनिशियल टू फाइंड इनिशियल फेज। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है बच्चों को, यही स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा यहीं पर प्रॉब्लम रहती है, हाउ टू फाइंड इनिशियल फेज, ठीक है। तो हाउ टू फाइंड इनिशियल फेज, इनिशियल फेज ये हमें फाइंड करना होता है टू राइट एसएचएम इक्वेशन। अच्छा, आपको बोल दिया जाता है कि इसकी एसएचएम इक्वेशन लिखिए, ठीक है, तो उसके लिए हमें इनिशियल फेज की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए आपको ये वाला एग्जांपल मिला है ना, आपने ये एग्जांपल्स देखे भी होंगे कि कोई पार्टिकल है, मान लीजिए ये ओरिजिन पॉइंट है, मैं इसको थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ करता हूँ, ये वाली लाइन ड्रॉ करके कर लेते हैं। ओके, तो मान लीजिए कि ये यहाँ पर है, इसका ओरिजिन पॉइंट है, और ये है एम्पलीट्यूड ए, ये एम्पलीट्यूड ए है, तो ये हो जाएगा -a, ठीक है। अब आपको कहा जाता है, ध्यान से सुनना मेरी बात, मान लो अब देखो मैं बहुत बेसिक जीरो से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, इनिशियल फेज के लिए। मान लीजिए कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, ओरिजिन से मूव करना स्टार्ट करता है, ठीक है, और आपको बोलता है कि इसके लिए एसएचएम इक्वेशन लिखिए, एसएचएम इक्वेशन लिखिए। तो कुछ नहीं करना है बच्चों, ठीक है, यहाँ पर आप जनरल फॉर्म में भी आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो। कैसे, आप या तो इसकी दो तरीके होते हैं, एक तो आप इसका वेव फॉर्म बना लो भैया, क्या बना लो, वेव फॉर्म। दो तरीके बता दूंगा मैं, दोनों फेजर और ये वेव फॉर्म वाला, ठीक है। जीरो से मूव करना स्टार्ट करता है एट टी इक्वल टू जीरो पर। अच्छा, टी इक्वल टू जीरो पर वो अभी ओरिजिन पर है, यहाँ पर है, तो बहुत ही सिंपल क्या हो गया कि इसके लिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव नोट की वैल्यू। अच्छा टी, अच्छा पहले आप इक्वेशन लिखो, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट लिखा आपने, इक्वेशन लिख दी, टी इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, y इक्वल टू जीरो पुट कर दिया, ठीक है। इनिशियली टी इक्वल टू जीरो पर, टी इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू, इनिशियल पोजीशन कहाँ पर है, जीरो पर ही, तो इसलिए मैंने जीरो लिखा, ये जीरो लिखा तो ओमेगा टी की वैल्यू जीरो हुई, तो ये क्या बना, ए साइन फाइव नोट बना, ठीक है। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ऑब्वियसली यहाँ पर फाइव नोट की वैल्यू क्या आने वाली है, जीरो आएगी। तो आप बोलोगे सर इसकी इक्वेशन तो बहुत ईजी है, y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ठीक है।
ये वाली इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो अब हम और क्वेश्चंस लेंगे, मैं धीरे धीरे इनका लेवल बढ़ा रहा हूँ। ओके, तो ये यहाँ पर है इसका ओरिजिन, ये एम्पलीट्यूड है ए और ये है -a। अब मान लीजिए कि कोई पार्टिकल यहाँ से मूव करना स्टार्ट करता है, मैं इसके कम से कम 10-15 एग्जांपल्स करवा दूंगा इनिशियल फेज को फाइंड करने के लिए, कोई भी डाउट तुम्हारे नहीं रहेगा। मान लीजिए ay2 से, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है ay2, वो इधर मूव करना स्टार्ट करता है इस डायरेक्शन में। अच्छा, ये अभी ay2 से मैं बोल रहा हूँ, ay2 से ये मूव करना स्टार्ट करता है, तो t इक्वल टू 0 पर करेगा, t इक्वल टू 0 पर करेगा। तो सबसे पहले तो हम लेंगे मेथड फर्स्ट। ठीक है, मैं मेथड फर्स्ट से बताता हूँ। तो मेथड फर्स्ट क्या कहता है कि पहले आप क्या करो, इक्वेशन लिखो। इक्वेशन लिख लो भाई, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। ओके, तो t इक्वल टू जब 0 टाइम है तो y कितना है भाई, ay2 है। t इक्वल टू 0 है तब y कितना है, ay2 है। तो हमने लिख दिया ay2। ओके, फिर a साइन क्या बन गया, ओनली फाइव नोट बन गया, तो ये कैंसिल हुआ। और फाइनली फाइव नोट इक्वल टू यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, साइन इनवर्स 1/2। ओके, अब ध्यान से सुनिएगा, ऐसे नहीं कि अब साइन इनवर्स 1/2 मतलब 1/2 किसके लिए वैल्यू होती है, 30 डिग्री के लिए वैल्यू होती है, तो आपने 30 डिग्री यहाँ पर पुट कर दिया, 30 डिग्री को हम लिख देते हैं π/6, तो ये रॉन्ग हो जाएगा बच्चों। इसमें अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट करता है कि ये पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, तो हम इसको अब लेते हैं वेव फॉर्म में। अब इसको मैं वेव फॉर्म से ड्रॉ करके इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो हम फाइंड करने वाले हैं। तो साइन के लिए अपन साइन वेव फॉर्म बना लेते हैं एक बार। ये वेव फॉर्म बना ली मैंने। अब बताओ बेटा, ये वैल्यू तो है क्या, a। ठीक है, अब इसकी a/2 से चलना स्टार्ट करता है, तो a/2 मतलब हाफ वैल्यू। यहाँ अगर मान लो, अगर यहाँ हाफ वैल्यू है, ठीक है, ये अगर हाफ वैल्यू है a/2, तो ये हाफ यहाँ पर भी तो मिलेगी, इस जगह भी तो मिलेगी हमें। ठीक है, दो जगह हमें इसकी a/2 वैल्यू मिल रही है भैया। ठीक है, और ये किधर मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है टुवर्ड ए की तरफ, मतलब मैक्सिमम वैल्यू की तरफ मूव कर रहा है। तो यहाँ से आप चेक करो, इस जगह से। ठीक है, ये इसका मतलब ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इसकी तरफ जा रहा है, ऐसे जा रहा है ये। समझ में आ रही है मेरी बात। ठीक है, तो आप कौन सी वाली वैल्यू लोगे, ये वाली वैल्यू लोगे, इस जगह वाली वैल्यू लोगे। ये ओरिजिन पॉइंट हो गया, ओरिजिन पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसकी ये पोजीशन है, दैट इज 5 नोट। ये है इसकी 5 नोट। तो ये 5 नोट, ये इतनी वैल्यू जो हमारे पास में ये बची, मैं यहाँ पर इसको शेडेड पार्ट से ड्रॉ कर दूं, तो ये इतनी जो वैल्यू है दैट इज 5 नोट। ओके, तो ये इसका इनिशियल फेज होगा। तो बहुत ही सिंपल है कि यहाँ से 0 से यहाँ तक की वैल्यू हमें चाहिए, तो इसकी 5 नोट की वैल्यू तो हम इनिशियली क्या लिखेंगे, दो वैल्यू है ना, ध्यान से सुनना, दो वैल्यू कैसे लिखेंगे, मैं इन दोनों वैल्यू को लिखना सिखा रहा हूँ तुम्हें एक बार। अच्छा, ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, π/6, है ना। 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, साइन 30 डिग्री में वैल्यू होती है 1/2। ठीक है, और 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6। तो ये वाली वैल्यू है π/6। ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, यहाँ से यहाँ तक की ये वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू यहाँ तक की क्या होगी। ठीक है, तो ये जानना आपको। तो अच्छा, ये वाली वैल्यू क्या है, π/6 ही तो होगी। ओके, ये वाली, ये भी भाई अपना ओरिजिन ही तो हो गया ना, ये अपना क्या हो गया, ओरिजिन। तो ये वाली वैल्यू भी क्या होगी, π/6 ही तो होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू π/6 होगी, तो यहाँ तक की वैल्यू अपन जानते हैं, ये 0 होता है। ठीक है, ये मिलता है हमें π/2 पर, ये होता है पाई। ठीक है, ये होता है 3π/2। ओके, और ये होता है 2π, इस तरीके से। तो पाई में से अगर हम π/6 को माइनस कर दें, ठीक है, तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ तक की वैल्यू मिल जाएगी, दो वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, ये वाली वैल्यू मिलेगी। अच्छा, पाई माइनस π/6 करेंगे अपन, तो 6π माइनस पाई कितना हो जाएगा, 5π/6 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 5π/6, तो यहाँ पर वैल्यू आएगी 5π/6। लेकिन हमारे पास में, अच्छा ये किधर मूव कर रहा है, अब देखो बहुत ही सिंपल तरीके से एक साथ दो क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व हो जाएंगे। अगर ये एक की तरफ मूव कर रहा है, तब तो इसका इनिशियल फेज 5 नोट जो है वो तो लिखा जाएगा π/6। ठीक है, ऐसी कंडीशन में इसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन हम लिख सकते हैं इजीली, y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस π/6।
इस वाली कंडीशन में, कौन सी वाली कंडीशन में, जब ये किधर मूव कर रहा है, टुवर्ड ए की तरफ, ठीक है, मतलब मैक्सिमम पीक वैल्यू की, अपनी पीक वैल्यू की तरफ ये मूव कर रहा है। अच्छा, अगर हम इसमें डायरेक्शन चेंज करते हैं इसकी, ठीक है, हम इसकी डायरेक्शन चेंज करते हैं कि अब ये इधर मूव ना करके इधर मूव कर रहा है, ठीक है, मतलब जीरो की तरफ मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ। तो ओरिजिन की तरफ मूव करने वाला जो सिचुएशन अपने पास में, वो तो ये वाली हो जाएगी, है ना, ये वाली हो गई कि नहीं, ठीक है। इसका मतलब ये यहाँ पर क्या था, हाफ वैल्यू थी इस जगह, a/2 थी, और ये जीरो है, तो इसका मतलब वो इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो ये वाली वैल्यू होनी चाहिए ना इसके लिए फाइंड आउट, ठीक है, और ये वाली वैल्यू कितनी है, 5π/6 है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ऐसी कंडीशन में इसका इनिशियल फेज क्या होगा, फाइंड आउट इक्वल टू 5π/6 होगा, ठीक है। तब हम इसके लिए इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं y इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस 5π/6, ओके, ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को अगर आपको फेजर से करना हो भैया, ठीक है, अब देखो फेजर से बहुत शॉर्ट हो जाता है ये, ठीक है, फेजर से मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। देखो दोनों क्वेश्चन को फिर अपन कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, मैं आपको एग्जांपल से अच्छे से इसको पूरा डाउट जो है वो क्लियर करवा दूंगा। अब लेते हैं हम फेजर से, ठीक है भाई, मैं एक बार फेजर ड्रॉ कर लेता हूँ इसका। तो ये है x, ये है y, ओके, ये है -y और ये है -x। अच्छा, अपन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे थे और अपन इक्वेशन लिख रहे हैं फॉर y के लिए लिख रहे हैं अपन। तो y के लिए अगर हम लिख रहे हैं तो ये वाली वैल्यू होगी अपने लिए a, ठीक है, और ये वाली वैल्यू होगी अपने लिए -a, ठीक है, और ये सब वैल्यू क्या है यहाँ पर, जीरो, ये जीरो होगी अपने लिए, ओके, ये सब जीरो होगी, ठीक है। अब हमें इनिशियल फेज फाइंड करना है। तो फर्स्ट अपना क्वेश्चन ये था कि पार्टिकल जो है वो a/2 से, ठीक है, इधर जा रहा है भाई, ए की तरफ जा रहा था, a/2 से ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, पॉजिटिव है, वाई में है ये, और ए की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। अब इसमें फेजर में इसकी पोजीशन शो करने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा, ओके, ये वाली हो जाएगी यहाँ पर, ओके। तो ये अभी है a/2, ओके, a/2 से ये कहाँ पर जा रहा है, इधर जा रहा है। तो ओरिजिन, ये अपना ओरिजिन हो गया, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू जो होगी थीटा, मतलब ये क्या अपने लिए फाइंड आउट, है ना। मैंने पीछे डायग्राम में ऐसे तो समझाया था मैंने इनिशियल फेज को, कि ये अभी यहाँ पर t इक्वल टू जीरो पर कहाँ पर होगा, तो ये t इक्वल टू जीरो है, अभी t इक्वल टू जीरो पर ये यहाँ पर है, दैट इज फाइंड आउट, ठीक है। अब ये फाइंड आउट अगर हमें फाइंड करना है, तो देखो ये ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, a/2, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है, a/2, ठीक है, और ये वैल्यू है a, ठीक है। तो ये वाला एंगल फाइंड कर लो एक बार आप, ठीक है। अगर हम ये वाला एंगल बता दें तो हमें ये फाइंड आउट मालूम हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस कर दूंगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, तो ये क्या हो गया इसका बेस, और ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहाँ पर cos थीटा अप्लाई कर दूंगा, cos थीटा इक्वल टू a/2 एंड डिवाइड बाई हाइपोटेन्यूज दैट इज a। तो ये हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1/2, ओके। तो जब हम इसको वैल्यू फाइंड करेंगे, थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/2, ठीक है। तो थीटा, ये वैल्यू हमें cos थीटा में किसके लिए मिलेगी, ये वैल्यू हमें π/3 के लिए, ठीक है, मतलब 60 डिग्री के लिए π/3 के लिए मिलेगी। तो ये π/3 हो गया। अगर ये π/3 हो गया तो ये फाइंड आउट कितना हो गया फिर ये, तो हम लिखेंगे π/2, फाइंड आउट की वैल्यू हो जाएगी π/2 माइनस π/3, ओके। एलसीएम इसका क्या होगा, 6, तो 2 3 जा 6, मतलब 3π, और 3 2 जा 6, 2π, तो ये कितना हो गया, π/6, ठीक है। तो जब ये इधर मूव कर रहा है तब इसका इनिशियल फेज कितना होगा, π/6 होगा, ये आ गया, ठीक है। अच्छा, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात थी, है ना, अभी ये क्वेश्चन इतने अच्छे लेवल के भी नहीं है, मैंने अभी केवल बहुत ही जीरो लेवल के क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जो बिल्कुल भी मैं बोल रहा हूँ गारंटी के साथ में, आगे चलकर यहाँ पर कहीं पर भी तुम्हें नीट वगैरह जो इसमें अपन सीट के जो मॉड्यूल के जो क्वेश्चन होते हैं, आप इजीली उनको चुटकियों में सोल्व कर दोगे, ठीक है। ये है वाई, ठीक है, और ये है -x। अच्छा, फिर मैं बता रहा हूँ ये क्या है अपने लिए a, और ये क्या है -a, ठीक है। अगला नेक्स्ट जो इसका सेकंड पार्ट क्या था इस क्वेश्चन का, सेकंड पार्ट था कि ये था a/2 t इक्वल टू जीरो पर, ठीक है। अब वो मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ओरिजिन की तरफ मूव कर रहा है,
ठीक है, जीरो की तरफ ये मूव कर रहा है, इसका मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, तो जीरो तो भाई यहाँ पर है, जीरो तो यहाँ पर है। ठीक है, तो मतलब ये ए से होकर जा रहा होगा ना, पहले ये इधर गया होगा फिर ए से आया होगा, तो मतलब ये यहाँ से ए पर गया फिर ए से वापस से जीरो पर आ रहा है, इसका मतलब वो अभी यहाँ पर होगा, इस जगह होगा भैया, इस जगह होगा। समझ में आया ये? अगर इस जगह होगा तो ये वाला इसका क्या होगा, फाइव नोट होगा ना, ये वैल्यू इसकी क्या होगी, फाइव नोट होगी भैया, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ये वैल्यू अगर फाइव नोट होगी तो ये वाली वैल्यू हम बता सकते हैं थीटा। ठीक है, ये थीटा हमें फाइंड कर ले तो फाइव नोट इजीली बता देंगे। क्यों? क्योंकि हमें तो y की रेस्पेक्ट में हम इक्वेशन लिखते हैं भैया। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना है, अगर आपको x के रेस्पेक्ट में इक्वेशन लिख रहे हो तो आप इधर जाओगे, ठीक है, x पर जाओगे। आप y की इक्वेशन लिख रहे हो तो आप y पर जाओगे। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने लिए क्या है, a/2 है। ये वैल्यू a/2 है तो मतलब ये इतनी वैल्यू क्या है, ये इसके लिए बेस, और ये सामने वाली क्या है, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये क्या है, a। तो सिंपल है, वही वापस से cos थीटा वाली वैल्यू लगा दें, cos थीटा इक्वल टू a/2 डिवाइड बाई ए, तो मतलब वही थीटा इक्वल टू फिर से यहाँ पर क्या मिलेगा अपन को, पाई/3 मिलेगा। ओके, पाई/3 मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू, अब इसके लिए ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, अच्छा इनिशियल फेज चाहिए अपन को, सॉरी इनिशियल फेज चाहिए था, सॉरी 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 सॉरी, इनिशियल फेज चाहिए अपन को, तो ये इनिशियल फेज ये नहीं है भैया, इनिशियल फेज है इसका, इनिशियल फेज है इसका ये इतना, इसके ये है अपना ओरिजिन। ओके, ये है इसका फाइन नोट। ओके, तो ये अपने लिए थीटा हमने फाइंड कर लिया, थीटा क्या अपने लिए, पाई/3। तो सिंपल है, ये फाइन नोट अब कितना हो जाएगा, फाइन नोट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, ये इतनी वैल्यू क्या है, यहाँ तक की वैल्यू क्या है, पाई/2, और ये थीटा। ठीक है, मतलब पाई/2 प्लस थीटा, थीटा कितना है, पाई/3। ठीक है, सो फाइन नोट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एलसीएम लेंगे 6, तो 2 3 जा 6, 3 पाई, और ये कितना हो गया, 2 पाई, मतलब 5 पाई/6। ओके, दैट इज फाइन नोट। ये सेकेंड वाली कंडीशन में फेजर डायग्राम से हमने इसका इनिशियल फेज फाइंड करना सीख लिया। क्लियर? अब मैं कुछ और क्वेश्चंस लेता हूँ। अब मान लीजिए कि अपने पास में कुछ और क्वेश्चन ले लें। ओके, तो ये यहाँ पर है अपने लिए क्या, -a, और ये क्या है, a, तो ये है ओरिजिन। और मान लीजिए कि t इक्वल टू 0 पर वो यहाँ पर है, इधर मूव कर रहा है। ओके, और ये है -√3/2a। ठीक है, इधर मूव कर रहा है भैया। अब आपको बोला जाए कि अब इसके लिए डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखो और इसका इनिशियल फेज फाइंड करिए। ठीक है, तो अभी इसका इनिशियल फेज हम इजीली बता सकते हैं। ठीक है, अब कैसे बताएंगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मैंने दो मेथड बताए, दोनों मेथड को मैं फिर से अप्लाई करूंगा। मेथड फर्स्ट मेथड फर्स्ट में हम क्या करते हैं, इक्वेशन लिख लेते हैं भैया। सबसे पहले y इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव नोट। अच्छा, t इक्वल टू 0 पर ये कहाँ पर है, -√3/2 ए पर है, तो t इक्वल टू 0 में यहाँ पर पुट करूंगा। ठीक है, और y की जगह पुट करूंगा -√3/2 ए, तो ये बन जाएगा a साइन फाइव नोट। ठीक है, तो a से कैंसिल हुआ और फाइव नोट इक्वल टू अपने पास में आएगा साइन इनवर्स -√3/2। अच्छा, ठीक है, एक बार हम यहाँ पर इसको छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि अपन जानते हैं कि इस √3/2 -√3/2 की वैल्यू हमें दो एंगल्स के लिए मिलने वाली है। कैसे? जब हम इसका साइन वेवफॉर्म ड्रॉ करें एक बार इसका। ठीक है, तो ये वैल्यू देखो आप, ये वैल्यू क्या है इसके लिए, -a है। ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अगर ये वैल्यू -a है तो हमें दो जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है, इन दो जगह पर हमें क्या वैल्यू मिल सकती है, -√3/2 ए वैल्यू हमें मिल सकती है। तो ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये वाला एंगल भी हो सकता है, ये दोनों एंगल में से कोई भी इसका इनिशियल फेज हो सकता है भैया। ठीक है, अब वो हमें इसका चयन करना है कि वो कौन सा होगा। अब किधर जा रहा है भैया, ये चेक करो आप, ये जा रहा है ओरिजिन की तरफ, ये जा रहा है जीरो की तरफ जा रहा है, वैल्यू किस तरह है, जीरो। ठीक है, तो ये जा रहा है, ये जीरो है। ठीक है, तो ये -√3/2 से किधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, इसका मतलब ये वाली वैल्यू होनी चाहिए इसके लिए क्या, फाइंड आउट। अच्छा, अब देखो यहीं पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर लेते हैं। अगर ये इधर जा रहा होता, इधर जा रहा होता ये,
मतलब -1 की तरफ जा रहा होता, इसका मतलब वो यहाँ पर होता, इस जगह होता, तो ये -1 की तरफ जा रहा, तब ये वाला एंगल हम चूज करते। ठीक है, लेकिन अभी किधर जा रहा है, ये ओरिजिन की तरफ जा रहा है, इधर जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, जीरो की तरफ जा रहा है, तो हमारा इनिशियल फेज क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। और मैंने बताया कि इनिशियल फेज हम फाइंड करते हैं विद रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, तो ये इतना इसका इनिशियल फेज होगा भैया, हमें ये वैल्यू बतानी है। और ये वैल्यू के लिए हमें अगर ये वाली इतनी वैल्यू हमें मालूम हो जाए, ठीक है, क्योंकि ये वाली तो अपन जानते हैं, ये तो क्या होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, इस 2 पाई में से ये इतना जो रेड वाला मैंने अभी है ना इसको डार्क किया मैंने, ये इतना पोर्शन हम 2 पाई में से माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, 5 नॉट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है, √3/2 जो है साइन थीटा में किसके लिए होता है, ये होता है फॉर 60 डिग्री। ठीक है, और 60 डिग्री को हम रेडियन में क्या लिखते हैं, π/3 लिख देते हैं। तो मतलब अभी यहाँ पर मेरे लिए अभी ये वाली वैल्यू कितनी है, π/3 है मेरे लिए। तो इसमें से मैं फाइंड नॉट वैल्यू फाइंड करने के लिए मैं क्या कर दूंगा, 2 पाई माइनस ये माइनस कर दूंगा π/3 को, तभी तो ये इतनी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू मुझे मिल जाएगी। ठीक है, दैट इज इनिशियल फेज। सो फाइंड नॉट इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 π/3, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 π/3। तो इनिशियल फेज आ गया अपने पास में, तो आप इसकी इक्वेशन लिख सकते हो, y = a sin ω t प्लस 5 π/3। ओके, इस तरीके से आप लिख सकते हो। अच्छा, मैं इसी को अब मैं बता देता हूँ तुम्हें, किससे, फेजर से भी बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं अब फेजर से। देखो भैया, तो ये था अपने लिए ए, ये अपने लिए क्या है, -a। किधर जा रहा था ये, -√3/2 से ये जा रहा था -√3/2। ठीक है, इससे ओरिजिन की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब कहाँ पर होगा भैया, -√3/2 यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ से वो इधर जाएगा तो -a की तरफ जाएगा, लेकिन जब वो यहाँ से इधर जाएगा, ठीक है, तो वो जा रहा है जीरो की तरफ, इसका मतलब है वो यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर है, t = 0 है। ठीक है, और इसके रेस्पेक्ट में इसकी जो वैल्यू होगी फाइंड आउट, वो हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब इसके रेस्पेक्ट में ये ओरिजिन है, इसके रेस्पेक्ट में ये वैल्यू हमें बतानी है, ये वाली वैल्यू बतानी है यहाँ पर इनिशियल फेज हमें यहाँ पर बता देना है। अच्छा, बहुत ही इजी हो गया ये। अगर मैं ये वाली वैल्यू बता दूं यहाँ पर, ये वाली वैल्यू क्या होगी, तो बहुत सिंपल हो जाएगा। तो ये यहाँ पर कितना है, -√3/2, -√3/2 ए, सही है ना। तो अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है, अच्छा ये क्या है, फाइंड आउट। ये अगर एंगल थीटा है, तो थीटा तो अपन जानते हैं कैसे फाइंड करते हैं, cos थीटा हो जाएगा यहाँ से, cos थीटा = √3/2, है ना। अच्छा, तो ए तो वो कैंसिल हो जाएगा, अब इसको डायरेक्टली करना सीखो, थीटा = cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 cos थीटा में ये वैल्यू किसके लिए होती है, ये होती है फॉर 30 डिग्री के लिए होती है। तो 30 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/6, ये लिखते हैं π/6। ठीक है, तो मैं इन सब वैल्यू को मैं ऐड कर दूं, मतलब ये पाई, देखो ये कितना है, π/2, ये π/2, ये π/2, तो कितना हो गया टोटल, 3 π/2। ठीक है, और ये ऐड कर दूं तो पूरा फाइंड आउट आ जाएगा। अब बताओ फाइंड आउट इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से इसका, 3 π/2 प्लस π/6। चलो चेक करते हैं एक बार, फाइंड आउट इक्वल टू 6 एलसीएम हो गया, 2 3 = 6, 3 3 = 9, 9 पाई प्लस, और ये कितना हो गया पाई, तो ये कितना हो गया 10 π/6। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 5 π/3। ये लीजिए भाई, ये फेजर से आ गया, क्लियर। अच्छा, एक क्वेश्चन और था ना इसका क्वेश्चन क्या था कि अगर ये किधर मूव कर रहा होता, इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, मान लो कि ये लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, उसी में हम लेते हैं, उसी में हम ले लेते हैं, ये 0 है, ठीक है, और ये था अपना -√3/2 ए। ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, -a की तरफ मूव कर रहा है, तब इसके लिए t = 0 पर अभी है। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या निकलना, फाइंड करना है अभी इनिशियल फेज ओनली, फाइंड आउट हमें फाइंड करना है, और फिर हम इसकी लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। अभी मैं केवल तुम्हें डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लिखना सिखा रहा हूँ, फिर अपन फाइंड करेंगे कि कैसे हम टाइम फाइंड करते हैं, कैसे पर्टिकुलर टाइम पर हम वेलोसिटी फाइंड करते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करता है कि इनिशियल फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसा जब में अगर तुम्हें इनिशियल फेज फाइंड नहीं करना आता है, तो इसे मान लो तुम्हें एसएचएम पढ़ने की जरूरत नहीं है भैया।
क्यों? क्योंकि फिर तुम लोग उसको गलती करोगे, रॉन्ग करके आओगे। इनिशियल फेज फाइंड करना बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये सीखना आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको एक बार बता देता हूँ। अच्छा, मैंने अभी बताया था कि ये इधर जा रहा है, मैंने अभी इसका वेवफॉर्म बनाकर मैंने आपको समझाया था, बहुत ईजी हो गया अब तो ये, ठीक है। अगर अपन इसके लिए अगर हम अपन इसके लिए यहाँ से देखें तो ये है क्या, -√3/2, यही था, यहाँ पर था -√3/2 ए। अब ये किधर मूव कर रहा है, ये t=0 से -a, तो ये है -a, यहाँ पर है -a, ये है -a, तो ये किधर मूव कर रहा होगा, आप सोचो खुद ही आप। ये यहाँ से इधर जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, इसका मतलब आपके लिए ये वाली वैल्यू होगी भैया। अब ये वाली इस ओरिजिन के रेस्पेक्ट में यहाँ तक की वैल्यू दैट इज फाइव नोट, मैंने पहले बताया था, तब यहाँ पर मिली थी अपन को, यहाँ पर मिली थी, तो ये इसका क्या था, फाइव नोट यहाँ तक का, ठीक है। इसमें से फिर हमने क्या किया था, इस 2 पाई में से इतनी वैल्यू को हमने माइनस कर दिया था, तो हमें इसका इनिशियल फेज मिल गया था। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये वाला एंगल यहाँ पर क्या होता है, पाई होता है, तो मैं इसमें ये वाली वैल्यू ऐड कर दूं ना, तो यहाँ तक की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, साइन थीटा में √3/2 किसके लिए होता है, 60 डिग्री के लिए होता है। 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, π/3 लिखते हैं, तो π+π/3, π+π/3, ठीक है। तो फाइन नोट इसका आ गया, कितना आ जाएगा, 3, और ये कितना हो गया, 4π/3, ये हो गया 4π/3, तो इसका इनिशियल फेज मिल गया भैया, 4π/3, बहुत ईजी हो गया। अब इक्वेशन लिख दो इसकी, ठीक है। अच्छा, फेजर से इसको कैसे करेंगे, फेजर से हम देखते हैं इसको, फेजर से हम इसको देखते हैं, ओके। देखो, फेजर से देखें तो ये अपने लिए क्या है, 0, ये क्या है, a, ये 0, और ये क्या था, -a। तो ये किधर से किधर मूव कर रहा था, -√3/2 से a की तरफ। तो मैंने बताया था -√3/2 y के लिए, ये y के लिए वैल्यू है ना, तो ये वैल्यू कहाँ पर हो सकती है, यहाँ पर भी हो सकती थी, यहाँ पर भी हो सकती थी। तो पहले वाले में तो ये √3/2 से 0 की तरफ जा रहा था, लेकिन अब ये किधर जा रहा है, √3/2 से -a की तरफ। इसका मतलब इसका अभी ये वेक्टर यहाँ पर है, ठीक है। तो इनिशियल फेज इसका ये वाला हो जाएगा, दैट इज इनिशियल फेज, फाइंड नोट, ये है इसका इनिशियल फेज, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है वो कितना हो गया, पाई हो गया। और ये वाला एंगल और हमें मालूम हो जाए तो ये एंगल मालूम हम कर सकते हैं इजीली। कैसे मालूम कर सकते हैं भाई, ये वाली एंगल आप वैल्यू जो है वो फाइंड कर लो। तो ये कितना है, √3/2 है, ठीक है, ये √3/2 है। तो यहाँ से इसकी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, cos थीटा। अच्छा, cos थीटा वाले से डायरेक्टली देखो, cos थीटा से हो जाएगा ये, ठीक है। तो cos थीटा से √3/2 जो है, √3/2 ये किसके लिए होता है, 4π/6 के लिए होता है। तो इसका थीटा तो कितना आ गया, π/6 आ गया। अगर ये इतना एंगल π/6 है, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 माइनस π/6, π/2 माइनस π/6। अच्छा, इसको हम डायरेक्टली भी फाइंड कर सकते थे, 6, 2 3 जा 6, 3π माइनस पाई, मतलब ये हो जाएगा π/3, ठीक है। तो ये आएगा π/3। अच्छा, इसको आप साइन थीटा से भी फाइंड कर सकते थे भाई, अगर ये cos थीटा के लिए होगा तो वो वाला होगा साइन थीटा के लिए, साइन थीटा इक्वल टू √3/2। ये किसके लिए होता है, 60 डिग्री, और 60 डिग्री को हम क्या लिखते हैं, π/3 लिखते हैं। तो ये π/3 हो गया। अब π+π/3 कर दो, π+π/3, तो वही आना है, फाइन नोट आ गया इसका कितना, 4π/3, सही है। तो ये इसका क्या आ गया, इनिशियल फेज आ गया। आप किसी भी वैल्यू के लिए, अब जैसे कुछ भी क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, आप किसी के लिए भी इनिशियल फेज इजीली बता सकते हो भाई, किधर जा रहा है किधर नहीं जा रहा, तो ये दोनों आपको अच्छे से समझ में आने चाहिए। अच्छा, मैं एक और क्वेश्चन करवा देता हूँ इसका, एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ, ठीक है, दैट इज इनिशियल ओरिजिन पॉइंट। अच्छा, ये -a है, और ये क्या है, a है, और वो t=0 पर यहाँ पर है, t=0 पर यहाँ पर है, और ये मूव करना स्टार्ट करता है, मान लीजिए इधर चल रहा है, और ये है वैल्यू -a/√2 है, -a/√2 है, ठीक है, इधर चल रहा है भैया, ठीक है, बहुत सिंपल। अब ठीक है, अब ये बताना हमको, इसी का वो फाइन नोट बताना है, ठीक है, इसका फाइन नोट बताना है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखें तो वही, आप पहले क्या करोगे, इक्वेशन लिखोगे। दोनों मेथड से आप कर सकते हो। पहले तो आप इक्वेशन लिखो, y=a sin ओमेगा टी प्लस फाइन नोट, ये लिख दिया आपने। t=0 पर है, t=0 पर कहाँ पर है, -a/√2 पर है, -a/√2, ठीक है। a साइन फाइन नोट हो जाएगा, ठीक है, a से कैंसिल हुआ, तो फाइन नोट की वैल्यू कितनी आ गई,
साइन फाइव नोट की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स -1/√2। अच्छा, -1/√2 की वैल्यू अब चेक करें अपन, तो वेव फॉर्म बनाते हैं अब इसका अपन। ये वेव फॉर्म बनाया इसका, ठीक है। अच्छा, -1/√2 है भैया, तो -1/√2 यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ठीक है। ये -a/√2 हो सकता है, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, -a है। अच्छा, अब यहाँ पर ये है कि हम कौन सी वाली वैल्यू चूज करें यहाँ पर, ठीक है। कौन सी वाली वैल्यू चूज करेंगे, ये वाली वैल्यू चूज करनी है या फिर ये वाली वैल्यू चूज करनी है? तो भाई ये आप चेक करो कि किधर जा रहा है, किधर मूव कर रहा है। अच्छा, ये किधर मूव कर रहा है, ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है, मतलब ये अगर जीरो यहाँ पर है, ठीक है, तो इसका मतलब वो इधर मूव कर रहा होगा, इधर मूव कर रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू चाहिए, तो 2 पाई में से इतनी वैल्यू माइनस कर दें, इतनी वैल्यू क्या होगी, π/4, मतलब 45 डिग्री के लिए तो होती है, तो बहुत ईजी था। 45 डिग्री के लिए होती है, और 45 डिग्री जो है उसको हम क्या लिखते हैं, रेडियन में π/4। तो ये वैल्यू 2 पाई है, तो इनिशियल फेज यहाँ से यहाँ तक का होगा ना, इनिशियल फेज यहाँ से यहाँ तक का होगा, ठीक है। तो 2 पाई फाइव नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 2 पाई माइनस π/4 हो गया, देख लो। तो 4 2 8, 8 माइनस पाई 1 कितना हो गया, 7 π/4। इसका आंसर हो गया 7 π/4। अच्छा, ये इधर मूव कर रहा होता टूवर्ड -a, तो ये इधर मूव कर रहा होता, इसका मतलब ये वाली वैल्यू हो जाती, तो पाई प्लस π/4 कर दो, फिर पाई प्लस π/4 कर दो, ठीक है। तो इसका इनिशियल फेज मालूम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 π/4 हो जाएगा, ठीक है। फेजर से कर लो, क्या दिक्कत है, फेजर से कर लो, ठीक है। फेजर से देख लेते हैं, तो ये क्या है, जीरो, ये क्या है, ए, ये क्या है, -a, और ये क्या है, जीरो। तो कहाँ पर होगा अभी, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो था इसी का, जब ये जीरो की तरफ मूव कर रहा है तब वो यहाँ पर होगा, ये इसका इनिशियल फेज है, ठीक है। ये इसका इनिशियल फेज है, तो इनिशियल फेज है, तो ये इतना इसका इनिशियल फेज हो जाएगा, दैट इज फाइंड आउट, ये हमें फाइंड करना है इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, -a/√2 है, ये -a/√2 है, तो ये वाला एंगल कितना है, ठीक है। ये एंगल कितना है, π/4 होगा, ये π/4 होगा, तो ये भी कितना, अच्छा ये π/4 होगा, ठीक है। ये वाला कितना होगा, ये भी π/4 होगा, तो 3π/2 में 3π/2 में कितना ऐड कर दो, π/4 ऐड कर दो भैया, ठीक है। तो फाइंड आउट आ गया, ठीक है, ऐड करके देख लो। तो ये एलसीएम कितना हो गया इसका, 4 हो गया, 2 2 जा, तो ये कितना हो गया, 3 पाई प्लस पाई, 7 π/4, यही तो आ रहा था, ठीक है। कब, जब ये कहाँ से, -a/√2 से जीरो की तरफ मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन था अपना, एक और क्वेश्चन था, क्वेश्चन ये था, ओके, ये क्वेश्चन और था, ये जीरो, ये ए, ये जीरो, और ये -a, ठीक है। अच्छा, अब ये किधर मूव कर रहा था, ये मूव कर रहा था a/√2 से -a/√2 से -a की तरफ, तो इसका मतलब वो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये t = 0 पर यहाँ पर होगा, ठीक है। इसका मतलब अब इनिशियल फेज ये वाला हो गया, इतना हो गया, तो बहुत सिंपल हो गया। तो ये वैल्यू कितनी होगी इसके लिए, π/4 हो गई ना, क्योंकि ये तो π/4 का मतलब 45 डिग्री, तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री होगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसको कर दिया। तो ये इसका फाइन नोट है, तो पाई प्लस π/4, पाई प्लस π/4, ठीक है। तो ये इसका इनिशियल फेज आ गया, तो कितना आ गया, 5π/4 हो गया, खत्म, ठीक है। तो ये इनिशियल फेज फाइंड करना सिखाया मैंने अभी ओनली, ठीक है। आगे नेक्स्ट हम सीखेंगे कि कैसे हम कोई पर्टिकुलर टाइम किधर मूव कर रहा है, जैसे मान लीजिए अब आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिले होंगे, अगर आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो, कि जब ओरिजिन से ये ए की तरफ मूव कर रहा है तो कितने टाइम में पहुंच जाएगा, a/2 से ए की तरफ मूव कर रहा है कितने टाइम में पहुंच जाएगा, a/2 से जीरो की तरफ मूव कर रहा है कितने टाइम में पहुंच जाएगा, ठीक है। उस टाइम पर वेलोसिटी क्या होगी, उस टाइम पर एक्सेलरेशन क्या होगा, तो इतने सारे इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस अब बनने वाले हैं, और इन सब क्वेश्चंस को सोल्व करने के लिए तुम्हें आना चाहिए था इनिशियल फेज फाइंड करना, तभी आप उसकी इक्वेशन लिख सकते हो, तब आप उन पर्टिकुलर टाइम पर वेलोसिटी एक्सीलरेशन आप बता सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।